देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज हम नारी में बात करेंगे पलायन की। क्यों गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर युवा हो। जिसको भी देखो शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिसकी वजह होती है रोजगार या तमाम वजह होती हैं। लेकिन इसकी वजह से गांव की जो है जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन शहरों में भीड़ का इजाफा होता जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक ये पलायन होता रहेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भारत एक ग्रामीण देश है जहां गांव बसते हैं। गांव हमारे देश की रीढ़ है। गांव में कृषि होती है, पशुपालन होता है और हमारे देश की मिट्टी की खुशबू लेते हुए लोग मिट्टी के मकानों में भी रहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है पलायन। जब हमारा देश गांव में बसता है तो लोग गांव से पलायन क्यों करते हैं? क्यों गांव में रहना पसंद नहीं करते, खासकर महिलाएं? इसकी वजह ये भी है क्योंकि शहरों में उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो गांव में नहीं मिलती। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और आज से नहीं बल्कि कई सालों से। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां एक व्यक्ति या एक ही परिवार रहता है, जिन्हें उस गांव का सूनापन दिन रात झकझोरता है। पलायन से गांव की जनसंख्या तो कम हो ही रही है, वहीं गांव वीरान होते जा रहे हैं। घर टूट फूट कर खंडर हो चले हैं, खेत वनों में तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन इन वीरानी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है और शहरों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में कृषि करने के लिए किसान नहीं रहेंगे, खेतों की हरियाली को बनाए रखने के लिए महिलाएं नहीं रहेंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश को बर्बादी की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत तमाम राज्यों से बड़े शहरों दिल्ली या फिर मुंबई जैसे महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। कई रिसर्च के मुताबिक गांव से शहरों में पलायन की वजह मूलभूत सुविधाएं हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी तमाम सुविधाएं ना होने की वजह से लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी भी राज्य का मैदानी इलाका हो या फिर उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका। युवा छोटे गांव से डॉक्टर की पढ़ाई तो करने शहर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद गांव में जाकर सेवा नहीं देते क्योंकि वहां अस्पताल नहीं होता, जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश की सत्ता का सुख भोग रहे लोग और चुनावी रैलियों में बड़े बड़े दावे करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आज की हमारा चर्चा का मुद्दा यह है कि आखिर लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते क्यों है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और फिर कब तक लोग पलायन करते रहेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविता जी बीजेपी से हैं, सुनीता मावर कांग्रेस से हैं, सविता किशोर प्रोफेसर हैं, भारती शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता जी के पास में आऊंगी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, सवाल पूछना उन्हीं से बनता है। पहला सवाल मेरा यह है कि क्यों गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं? देखिए, हम अगर पुरानी बातों को याद करें तो स्वतंत्रता के बाद जब हमारे सामने सरकार आई तो सरकार ने शायद कहीं ना कोई कमी जरूर रही, जिसके कारण कि लोग गांव से शहर की तरफ आए। कह सकते हैं भ्रष्टाचार उसमें उसका एक माध्यम हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम की कहीं कमी रही हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि हमारा जो अनुपात था, लिंग अनुपात था, उसमें भी कहीं विवेकता रही थी। तो ये एक कारण हो सकता है कि गांव से शहरों की ओर लोगों ने पलायन किया। अब अगर आज की सिनेरियो में हम आते हैं तो ये पलायन कहीं हद तक रुका है। लोगों को गांव में भी रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को गांव में भी शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, निरंतर कॉलेज और स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा निरंतर कॉलेज और स्कूल खुल रहे हैं निरंतर, और लेकिन अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है गांव में, अभी भी शिक्षा का अभाव है। फिर भी इतने अनपढ़ लोग क्यों हैं? क्यों इतने बच्चे हैं जो कि उनके 5-5, 10-10 किलोमीटर दूरी पर स्कूल होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते? इतना अभाव क्यों है? देखिए,
धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप किया जा रहा है, निरंतर इस पर प्रयासरत है सरकार। और आपने देखा होगा कि गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो अब जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि कम्यूट करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन की आवश्यकता होती थी कि कोई अगर गांव से शहर की ओर आता है तो निरंतर उसको शहर में रहना पड़ेगा, गांव में रहकर वो शिक्षा नहीं ले सकता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था पलायन होने का और शहरी आबादी बढ़ने का। लेकिन अब इन व्यवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। गांव में भी मकान बन रहे हैं, गांव में भी स्कूल बन रहे हैं, गांव में भी सड़कें बन रही हैं और लोग अब ज्यादा से ज्यादा अपने गांवों से जुड़कर, गांव में रहकर, शिक्षा लेकर वही रोजगार कर रहे हैं। नहीं, आपने जितनी बातें कही हैं वो शायद आपने जो कही हैं आपके हिसाब से ठीक होंगी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा है वो ये है कि पिछले 10 सालों में 3,10,00,000 लोगों ने पलायन किया है। देखिए, हम आंकड़ों पर जाते हैं तो हो सकता है कि आपके आंकड़े बिल्कुल सही दर पर दिखाई दे रहे हों, लेकिन अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी पुनः आंकड़ों का आकलन होने वाला है और इस आकलन में आप निश्चित रूप से पाएंगी कि आपकी सोच जो आज है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तित होगी। पलायन आपको उच्च शिक्षा को लेकर कहीं जी आंकड़ा मैं आपको 2017 का ही बता रही हूँ, 2017 का ही, आपकी सरकार को 4 साल हो चुके हैं, 2017 का ही आंकड़ा बता रही हूँ। हाँ, देखिए 2017 के कंपैरिजन में अगर आप पिछली बार देखेंगी तो शायद आंकड़ों में कमी जरूर आई होगी, उनके प्रतिशत में कमी आई होगी। अच्छा, तो प्रतिशत जब कम होगा तो एकदम से हम ये कहें कि एकदम से परिवर्तन होना संभव नहीं है। परिवर्तन की दर में संभवतः अगर हम प्रतिशत अनुपात निकालेंगे तो प्रतिशत आपको कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आबादी भी बढ़ती है, वो अनुपात भी बढ़ता है और उस तरीके से आंकड़े भी बढ़ते हैं। कविता जी, जितनी बातें अभी आपने कही, मैं सुनीता जी के पास आऊंगी। सुनीता जी, क्या आप कविता जी की सारी बातों से इत्तेफाक रखती हैं? क्या जैसे उन्होंने कहा परिवर्तन आ रहा है? नहीं, देखिए, जैसे कविता जी का कहना है कि पिछले आजादी के बाद से आज तक लगातार विकास नहीं हुआ या परिवर्तन नहीं हुआ या सरकारों की, प्रशासन की कहीं लापरवाही रही, तो शायद कविता जी ये भूल गई कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। और जब देश आजाद हुआ था तब भारत में सुई का भी निर्माण नहीं होता था और आज एरोप्लेन तक के निर्माण हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन तक आ रही हैं और हमने कंप्यूटर के क्रांति युग में प्रवेश कर लिया है, ऑटोमोबाइल की क्रांति आई। तो देश में लगातार इन 60-70 वर्षों में विकास हुआ और राजस्थान में तो हर 5 साल में अल्टरनेट सरकारें बदलती रहती हैं। अच्छा। तो ये एक मुद्दा बेमानी है कि विकास नहीं हुआ, परंतु हाँ, यह एक बात सही है कि हर व्यक्ति अपने से ऊपर की ओर अग्रसर होना चाहता है। जो गांव में है वो शहर की ओर आना चाहता है और जो शहर में है वो देश छोड़ के विदेश में जाना चाहता है। आज हम देखते हैं हमारे देश में रहने वाला यूथ पढ़ने के लिए कभी जर्मनी जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कभी यूएस जाता है और वहां पर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। तो यह एक आदमी की प्रवृत्ति है कि वो जिस स्तर पर होता है उस स्तर से ऊपर की ओर जाने की वो चेष्टा करता है और ऐसा होना भी चाहिए। और वैसे अगर महिलाएं चाहें तो आजकल सब जगह शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अलावा जी, लेकिन क्यों कोई भी इंसान यहाँ से पढ़ने के लिए विदेश में क्यों जाता है? वो सुविधा हमारे देश में मिलनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे कोई किसी का जन्म हुआ है, इस धरती पर, इस मिट्टी में किसी का जन्म हुआ है, तो उसको सारी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए उसको विदेश में क्यों जाना पड़ता है? ऐसी क्या कमी है? हमारी सरकार की कमी है, सिस्टम की कमी है? बिल्कुल आपका कहना उचित है, परंतु हमारे साथ जो मजबूरी है वो हमारी एक ये मजबूरी है, विदेशों में जितनी भूमि है उसके अनुपात में जितनी पॉपुलेशन है वो कम है। पॉपुलेशन कम होने से उनके पास उचित संसाधन होते हैं कि वो उनको सब तरह की व्यवस्था, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, अपनी शिक्षा की, हर तरह की सामाजिक हर व्यवस्था अच्छी दे सके। क्योंकि हमारे देश में जितनी भूमि है उसके अनुपात में आबादी बहुत अधिक है और एक अगर हमें आगे बढ़ना है, विदेशों के साथ कदम से कदम मिलाना है, तो कहीं न कहीं हमें जनसंख्या पर रोक लगाना पड़ेगी, जो कि आज से कई दशक पहले संजय गांधी ने एक नसबंदी का कार्यक्रम चालू करा था। उसके बाद सरकार ने जो नौकरी में उस जगह इस तरह के प्रावधान रखे कि 2 बच्चों से अधिक होने पर वो उस
पद के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो जनसंख्या पर नियंत्रण एक बहुत जरूरी कदम है। जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम कितना भी विकास करेंगे, परंतु हम उतने संसाधन उपलब्ध नहीं करवा सकते जितनी की जनसंख्या है। और जब उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो स्वाभाविक है यहाँ का व्यक्ति जब रोजगार की तलाश में विदेश जाता है तो उसको विदेश कहीं ज्यादा अच्छा, उचित, अधिक व्यवस्थित लगता है और वो सोचता है मैं किसी भी तरह विदेश में करूं। इसी तरह जब गांव का व्यक्ति शहर आता है, चाहे वो लड़की पढ़ने को आती है या लड़का पढ़ने को आता है, तो उसको लगता है कि मेरे गांव से ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा अच्छी जिंदगी शहर की है। जबकि यहाँ पर भी वही प्रशासन की नाक के नीचे चाहे ट्रैफिक हो, सड़क हो, सफाई हो, रोड लाइट हो, सबकी व्यवस्थाएं वही है। आप देखते हैं सड़कों पे गाय सांड घूमते हैं, लोग बाग सांडों से अपनी जान दे देते हैं, नाले में डूब डूब के जान देते हैं, सब कुछ होता है। परंतु यही होता है कि एक मृग मरीचिका होती है कि हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और एक उसी आशा में गांव का व्यक्ति शहर की ओर पलायन करता है। जबकि आज अगर रोजगार करना चाहे तो आप जानते हैं डिजिटल युग है, ऑनलाइन सब काम होते हैं। हम भी दूसरे ऑनलाइन अमेजन से और दूसरी सब चीजों से घर बैठे चीजें मंगाते हैं। ऑनलाइन आजकल कई महिलाएं घर पर बैठे हुए अपने ऑर्डर लेती हैं, माल सप्लाई करती हैं, यहाँ पर नहीं विदेशों में भी सप्लाई करते हैं और बहुत आसानी से विदेशों में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सब काम होते हैं। तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि आप अपना घर, अपना गांव, अपनी जगह जहां आपका जन्म हुआ उसको छोड़े तभी आपका विकास होगा। जबकि नारी एक बहुत सम्मानीय स्थान रहा है शुरू से, चाहे देवताओं का युग हो, पुराण में भी आप देखते हुए हमेशा राम आता है। सुनीता जी, महिलाओं की ही मैं बात करूंगी, महिलाओं की ही मैं बात करूंगी। जो गांव की महिलाएं होती हैं, गांव में लड़कियां होती हैं, मुझे नहीं लगता उनको शिक्षा की पूरी तरीके से आजादी दी जाती है। वो लड़कियां शिक्षा के लिए तरस जाती हैं, फिर उसके बाद में रोजगार के लिए तरस जाती हैं, उनको जॉब करने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। गांव में इस चीज की कमी है अभी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गांवों में स्कूल है काफी। हाँ, ये अवश्य पिछले 4 साल में कई सरकारी स्कूलों को बंद करके मर्ज कर दिया गया है, जबकि बंद करने की जगह उनको और ज्यादा चालू करना था और उनमें अगर शिक्षक नहीं है उन व्यवस्थाओं को सुचारू करना था। होता यह है विकास के नाम पर स्कूल बन जाते हैं परंतु शिक्षक नहीं होते, अस्पताल के भवन बन जाते हैं परंतु वहां डॉक्टर और स्टाफ नहीं होते। तो सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने कोई बिल्डिंग बनवा दी तो उसके साथ वहां पर स्टाफ, इक्विपमेंट वगैरह सब तरह की व्यवस्थाएं सुचारू करवाए। परंतु अगर कोई पढ़ाई के लिए शहर में आते हैं तो हमने, सुनीता जी, व्यवस्थाएं तो आप भी करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं करवाया हमने, कभी कांग्रेस सरकार ने स्कूलों को बंद नहीं करवाया। आप सरकार को दोष दे रही है, पिछले 4 सालों से भाजपा सरकार में है, उससे पहले तो आप ही थी, आपने क्या किया? तो बिल्कुल हमने, अभी भाजपा सरकार ने 20,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करवा दिया, जबकि हमेशा कांग्रेस ने स्कूलों को खुलवाया है। वहां पर स्कूल में जितने टीचर्स की कमी है उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। यह सरकार नियुक्तियां नहीं देना चाहती। आपने देखा होगा शिक्षक आंदोलनरत रहते हैं, अन्य लोग भी आंदोलनरत होते हैं क्योंकि उनको नियुक्तियां ही नहीं मिलती। और होता यह नियुक्ति नहीं मिलती तो वो भवन जो बन गए वो बिना स्टाफ के खाली पड़े रहते हैं, जब कोई शिक्षा देने वाला नहीं। आपके पास में बाद में आऊंगी, स्कूल वाली बात बिल्कुल आपके पास आऊंगी, स्कूलों की बात आपने कही, लेकिन आज भी कितने स्कूल ऐसे हैं ना जाने वहां पर शिक्षकों की कमी है और बच्चे पढ़ते हैं तो वो नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ सविता किशोर जी जुड़ गई हैं, प्रोफेसर हैं। सविता जी, आज तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, आज भी जो पलायन की स्थिति है गांव से शहरों की ओर लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कारण है इसका? सविता जी। जी, पलायन का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है गांव से शहरों की ओर। सविता जी। जी सविता जी, सुन पा रही है मुझे? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश जो है विशेष तौर से वो महिलाओं के लिए सुविधाजनक भी नहीं है। इसके अलावा उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं। आज का परिवेश जो बदल रहा है उस परिवेश में ये स्थितियां एक तरीके से चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिनका मुकाबला करते करते महिलाएं आज इस स्थिति पर पहुंच गई हैं। इसलिए आवश्यकता इसलिए है कि हम परिवेश को बदलें और इस परिवेश को बदलने में हम सभी की भागीदारी हो, भूमिका हो। और महिलाएं जो है सृष्टि का आधार हैं और सृष्टि की रचयिता हैं और हमारे यहाँ जो परिस्थितियां हैं उन सभी का मुकाबला पुरजोर तरीके से कर रही हैं।
इसलिए आज के युग में जब महिला सशक्तिकरण एक उल्लेखनीय परिदृश्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है, और मैं तो राजनीति शास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो मैं इस संदर्भ में एक कोटेशन जरूर यहाँ कहना चाहती हूँ। माइकल फूको राजनीति शास्त्री हैं बहुत बड़े, और वो ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का सही मायने में तात्पर्य यही है कि ज्ञान और शक्ति एक दूसरे की समानार्थक हैं। शक्ति और ज्ञान, यानी ज्ञान और शक्ति एक ही चीज है। शक्ति का तात्पर्य भी ज्ञान है और ज्ञान का तात्पर्य भी शक्ति है। ज्ञान चेतना को जन्म देता है, और महिलाओं में जब तक चेतना अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से नहीं आएगी, तब तक हम महिला सशक्तिकरण जैसे शब्द को पूरी तरह से सार्थक नहीं कर पाएंगे। तो आज मेरा यही कहना है कि इस पूरी स्थिति का जो है वो उत्तरदायित्व हम जब पुरजोर तरीके से निभाएंगे तो हम इसमें अवश्य सफलता हासिल करेंगे। भारती शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए, हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। हमारे जो देश है गांव हमारे देश की रीढ़ है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 70% आबादी हमारे गांव में बसती है। तो फिर भी गांव में क्यों ऐसी कमी रखी जाती है जिसकी वजह से शहरों की ओर लोगों को भागना पड़ता है? क्योंकि शहरों में इतनी ज्यादा भीड़ होती जा रही है, इतना ज्यादा इजाफा होता जा रहा है कि गांव खलिहान में बदलते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? किसकी कमी है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि एजुकेशन के पीछे बच्चे शहरों में आ रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो डॉक्टर और इंजीनियर निकल के आते, स्कूल से जो बच्चा बढ़ के आए, 98% फीसदी रिजल्ट है। मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क करती हूँ मैम, मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स दे रही हैं, ठीक है सरकार को उनको उठाने की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। रही बात ये सिनेरियो की वहां से लोग बाहर क्यों आ रहे हैं, इसका कारण पलायनवादी प्रवृत्ति को मैं बिल्कुल नहीं कहती। इसका कारण शहरों की चमक दमक है, वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है, बारिश प्रॉपर नहीं होती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ खेती पे हमारा समाज निर्भर है। किसान होते हैं, सिर्फ काश्तकार होते हैं और किसान होते हैं। अगर खेती नहीं है तो वो क्या करेगा? उसके पास पलायनवादी प्रवृत्ति सिर्फ इसलिए आई है कि उसको रोजगार तो चाहिए, वो भूखे तो नहीं मरेगा। यहाँ महिला शक्ति या फिर महिला आगे बढ़ने की बात बिल्कुल कहीं नहीं आती है। महिलाओं का इसमें कोई सिनेरियो नहीं है। भारती जी, ठीक है, जितनी बातें आपने कही, लेकिन क्या कमी यहाँ पर नजर नहीं आती? सरकार की कमी यहाँ पर नजर नहीं आती? क्योंकि जिस तरह से शहरों में चमक धमक बढ़ाई जाती है, आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं शहर, गांव में वही कमी नजर आती है जिसकी वजह से लोग वहां से पलायन करते हैं। तो सरकार की कमी नहीं है क्या इसमें? 100% है जी, बिल्कुल सरकारों की कमियां हैं। सरकार प्लान्स तो बहुत बनाती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करती ही नहीं है। आपको बताऊं, जो प्लान गांव के लिए बना है ना, वो 90% कागजों पे बनता है और वही साइन होके पास होके चला जाता है। वास्तव में जो नीडी है, जिस जड़ को जरूरत है, वहां तक नहीं पहुंचता। ऐसे कहते हैं अगर पेड़ को फलीभूत करना है तो उसके जड़ों में पानी देना पड़ता है, ऊपर से सिंचाई नहीं चल सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर से सिंचाई की जाती है। ये प्लान बनाते हैं, मोटे मोटे प्लान बनाते हैं जो कागजों में रह के खत्म हो जाते हैं। अभी जरूरत वो है ऐसे कार्यकर्ता जो वास्तव में जड़ों में जाके वहां रह के काम करें। कविता जी, कविता जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने अभी बातें की, यहाँ पर हमारी सरकार ये कर रही है, लगातार परिवर्तन कर रही है। आपने जो बातें कही मुझे नहीं पता कहाँ से कही या फिर कौन से आंकड़े को देखकर कही, लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा है वो ये है कि पलायन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो कैसे ठीक होगा ये? देखिए, आप अगर ये कहें कि कम नहीं हो रहा है, तो अगर हम प्रतिशत उठाकर देखेंगे तो जितनी आबादी बढ़ रही है उस प्रतिशत से क्या उतना पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शायद जितनी आबादी गांव में बढ़ रही है उससे कम पलायन हो रहा है। तो एक द्योतक है इस बात का कि पलायन कम हो रहा है। दूसरी बात की सरकारी योजनाएं, तो मेरे को ये नहीं लगता कि सरकारी योजनाओं में कहीं पर भी कागज की सिर्फ पूर्ति की जा रही है। हाँ, ये इस बात सही हो सकती है कि कहीं कहीं इस चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो योजनाएं हमारी आ रही हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं के पलायन को लेकर, बच्चियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और आप देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही महिलाओं को लेकर ही अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज तक किसी ने काम नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
पीसीपी एनडीडीटी जो कि कन्या भ्रूण हत्या पे कार्य कर रही है। क्या इससे पहले 1000 डेकॉय हुए क्या हमारे राजस्थान में? नहीं, पलायन नहीं होता है, पलायन पहले भी चल रही है, कन्या भ्रूण हत्या पहले भी है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी कन्या को बचा के हम किस नरक में उसको झोंक रहे हैं? समाज की जो मानसिकता है 3 या 4 साल में नहीं बदल सकते। जैसा कि महावर जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितनी हाँ कितनी सफल हो गई ना वो गांव में। मैं आकर बताऊंगी, मैं एनजीओ हूँ और ग्राउंड लेवल पे जड़ों में काम करती हूँ मैम। मैं बिल्कुल एकदम निरर्थक है ये योजना अभी तक। मेरे पास ऐसे केस हैं जिसमें बहू को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेती है। वो बेचारी, उसको घर में रहना, अपने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी के लिए जीना जरूरी है, इसलिए वो बेचारी जबरदस्ती भ्रूण हत्या के लिए जाती है। ये है सच्चाइयाँ। ऊपर कागजों में कुछ भी हो, मैं आपको आंकड़े दे सकती हूँ। आज मुझे दूसरा सब्जेक्ट बताया था तो मैं लाई नहीं हूँ, बाकी मैं आंकड़े दे सकती हूँ। मेरे समाज में इतने केस हैं जिनके अगर बाहर में खोलने लगूं तो शायद हड़कंप मच जाएगा कि कितने अच्छे घरों में, ऑफिसर्स के घरों में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स अपने घरों में करवा रहे हैं कि भाई पोता तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये पलायन का कारण नहीं है। पलायन का कारण सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, जहां सरकार फेल है। और ऐसा नहीं है कि अभी की सरकार फेल है, रेगुलर काम नहीं हुआ है, जड़ों में काम नहीं हो रहा है। कविता जी, सरकार फेल है क्या? जी कविता जी, नहीं, बिल्कुल फेल नहीं है सरकार बिल्कुल निरंतर कार्यरत है। सरकार कभी राजस्थान सरकार जितना महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, जितना सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है, शायद इससे पहले कभी भी ऐसा कार्य हुआ ही नहीं। नहीं, लेकिन एक योजना बहुत अच्छी अभी आई थी, 12 साल के बच्चे के पहले, 12 साल से उम्र के पहले अभी विधानसभा से पास हुआ है कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी। जब ये बिल पास हुआ था, मैंने बहुत अपोज किया था कि इसको पास करने में एज ग्रुप मत डालो, इसको सभी एज ग्रुप में लगाओ। एज ग्रुप डालते ही हत्याएं बढ़ जाएंगी। और रिजल्ट उठा के देख लो, उसके जस्ट बाद, रेप के बाद हत्याओं का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। वो छोड़ते ही नहीं, मार देते, क्योंकि गवाह है, अकेली मर जाएगी तो गवाही कौन देगा। तो जो योजनाएं बनाने से पहले, करने से पहले उसके भविष्य के नतीजे देखने चाहिए। कौन बनाता है योजनाएं, समझ में नहीं आ रहा। पास कैसे हुआ, उसको पास कराने के पहले आप एज लिमिट तो देखते हैं। भाई उस 12 साल की बच्ची को बाजारी कौन जाएगा, 22 साल की तो शायद युद्ध करके बच जाए। क्योंकि सरकार विधेयक पर चर्चा नहीं चाहती ना। अगर एक स्वस्थ चर्चा हो, उसमें जो कमियां हैं वो संशोधित होना चाहिए। आज के सरकारों में तानाशाही रवैया आ गया है। देखिए सुनीता जी, कभी नहीं होती है जब समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ आप भी सही है सुनीता जी, आप भी सही कह रहे हैं। बिल्कुल समाज की ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकना, हमारा मुद्दा है। सुनीता जी, सरकार के साथ हो सकती है। ठीक है सुनीता जी, सरकार के साथ साथ यहाँ पर पिछली सरकार को भी विफल बताया गया है। पलायन को लेकर सरकार के साथ साथ पिछली सरकार को भी विफल बताया जा रहा है पलायन को लेकर। जवाब दीजिए। नहीं, पलायन को देखिए, एक जिस भी महिला या पुरुष में अगर काबिलियत है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक तहसील स्तर के गांव की हूं। मैंने सरकारी स्कूलों में अपनी पढ़ाई करी है, प्राइमरी लेवल की, मिडिल क्लास की, हायर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल तक की। और सरकारी स्कूलों में पढ़ के आज आप देखेंगे नारी में क्या, रजिया सुल्तान से रानी दुर्गावती तक, सीता जी से द्रौपदी तक, और प्रतिभा पाटिल से रानी लक्ष्मीबाई से इंदिरा गांधी तक, क्या सब लोग शहरों में पढ़े थे? अगर प्रतिभा है तो सरकारी स्कूल में भी पढ़कर वो प्रतिभा बाहर निकलती है। कोई भी स्कूल या शहर मायने नहीं रखता, किताबें वही होती है, कोर्स वही होता है, पढ़ने वाले की लगन होती है। वो कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है, कितने उसके हर उसके सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये एक लगन होती है। और वही मैंने आपको कहा था, रोजगार में भी अगर महिला चाहे तो गाँव में बैठकर ऑनलाइन लगन होती है। ठीक है, इतना बढ़िया लगन होती है। सुनीता नहीं, शहर में एक सरकार की जिम्मेदारी क्या है? मैं आपको बताऊं, सुनीता जी महंगी मिलेगी, लेबर आपको महंगी मिलेगी। हाँ, जो आप वादे करते हैं, ठीक है, लगन होती है, पढ़ाई की लगन होती है तो हर कोई पढ़ेगा। लेकिन आप जो वादे करते हैं और जो पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं, और जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जिन स्कूलों में बैठने के लिए चटाई नहीं है, वहां बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? लेकिन आप जो वादे करते हैं, आप तो सुविधाएं देने के वादे करते हैं, आप तो लगन के वादे नहीं करते। जब सत्ता में आने की बात होती है,
बिल्कुल ये हकीकत है। परंतु देखिए मैं यही तो कह रही हूँ, यह एक चेयर होती है, हर लेवल के अधिकारी की, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। मैं 10 साल तक यहाँ पर जोहरी बाजार क्षेत्र से पार्षद रही और मैंने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में, जहाँ पर जगह काफी थी, मेन शहर जोहरी बाजार, वहां पर सरकारी स्कूलों की यह हालत थी कि लंबा चौड़ा प्रीमिसेस जिसमें रहती ही रहती और बैठने के लिए मात्र 4 रूम, पेड़ लगे हुए, उन पेड़ के नीचे बच्चे बैठ रहे हैं, पढ़ाइयां हो रही हैं। मैंने उनको बाकायदा मीडिया को बुलाकर उसको पूरा कवरेज करवाया और वहां पर कमरे बनाने की सैंक्शन लेके आई। तो ये जब तक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक स्तर दोनों मिलकर जब तक कार्य नहीं करेंगे तो कोई एक व्यक्ति या एक सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सबको मिलकर काम करना होगा, तभी ये स्थितियां बदलेंगी। कविता जी, आपकी सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है। कविता जी, आपके जो नेता हैं आपकी सरकार के, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उसमें बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने शिक्षा में इतना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आज भी इतने, मेरे पास हजारों गांव की लिस्ट है, उसमें लाखों स्कूल ऐसे हैं जो कि आज भी टेंट के नीचे लगते हैं, पेड़ों के नीचे लगते हैं, जहां पर शिक्षकों का अभाव है। और जो सरकारी स्कूल हैं, जहां पर स्कूलों में खाना दिया जाता है, उन बच्चों को वो नहीं मिलता, और ड्रेस दी जाती है बच्चों को, वो नहीं मिलती। तो कहां गए आपकी सरकार के वादे? देखिए, धीरे धीरे इन वादों को पूरा किया जाएगा, धीरे धीरे और पूरा कर भी रहे हैं। कविता जी, 4 साल हो चुके हैं सरकार को। क्या कह रही हूँ, 4 साल में आप कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सामूहिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। कविता जी, 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो, 1 साल में अपन अगरबत्ती थोड़ी लगा देंगे। अब स्पीडली जो है, नहीं, 1 साल भी नहीं बचा, मात्र 5 साल का परिवर्तन चाहते हैं। 60 साल का परिवर्तन करने की बात करते हैं, 60 साल का परिवर्तन 4 साल में चाहते हैं। नहीं, 60 साल नहीं, आपकी सरकार भी अल्टरनेट रही, चाहे कांग्रेस सरकार का नाम लेकर अपना नहीं है। एक 4 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को। 2019 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 4 साल सरकार को हो चुके हैं, चुनाव आने वाले हैं, पता नहीं कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, इस बात का भी कुछ पता नहीं है। इसलिए इस बात पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।